संसद की सुरक्षा के मुद्दे पर हो हंगामे के बीच आज 15 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसमें 14 सांसद लोकसभा से हैं और 1 राज्यसभा से। इन सभी को अनरूली बिहेवियर के लिए सस्पेंड किया गया है। विपक्षी सांसद आज सदन में पीएम सदन में आओ और अमित शाह शर्म करो के नारे लगा रहे थे। आज सबसे पहले राज्यसभा में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के सस्पेंशन का मोशन आया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि डेरेक ने चेतावनी के बावजूद नारेबाजी की और चेयर का अपमान किया। इसके बाद लोकसभा में हंगामे के बीच 5 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। दोपहर बाद जब लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो एक बार फिर 9 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड किए गए सांसदों में 9 कांग्रेस के हैं, 2 सीपीएम के, 2 सीपीआई के और 1 टीएमसी के सांसद हैं। लोग उस गैलरी में बिना किसी प्रॉपर प्रोसीजर के आए हैं। कौन एमपी है आप सब जानते हैं, लेकिन ये मसला सिर्फ संसद का नहीं है। मैं दोहरा रहा हूं, इनके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है और इसलिए हम सदन में इसको लगातार उठाते रहेंगे और मजबूर करेंगे। गृह मंत्री जी आइए, बड़ी बड़ी बात करने से ही कोई बड़ा नहीं होता। When MPs demand that, of course we protest. Just because we demanded and protest, in order to stifle our voice, about 15 odd MPs have been suspended for the remaining of the session. But there is a comedy of errors even in that. They have suspended Mr. S.R. Parthiban of the DMK, who's not even present in the House today. So this is just an ham-handed, random manner in which they have suspended people, which has no meaning at all, instead of addressing the bigger issue, which is the security and intelligence failure of yesterday. कल आज जो सांसद सस्पेंड हुए हैं, वो तो सरकार की अपनी नाकामी को छिपाने के लिए विपक्ष को भयक्रांत करना चाहते हैं, विपक्ष में भय पैदा करना चाहते हैं। भय पैदा करने से शासन नहीं होता है। We want the Prime Minister and the Home Minister to come and give a statement in the House. They are not prepared to do that. And when we protest, they are suspending all the opposition MPs. First suspended 5, then they suspended 9 people. So how is this democracy? अगर ऐसे ही सस्पेंड करना है तो सारी विपक्ष को क्यों नहीं सस्पेंड कर देते, ताकि हम भी अपना काम पे लग जाएं दूसरे काम पे। इन्होंने अगर काम वाम तो अपने ही करना है, अपने ही मर्जी से करना है तो करते रहें, क्योंकि विपक्ष की ज़रूरत क्या है। और आइए आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा है, क्या सफाई दी है। हम ये तो नहीं करना चाहिए, हम लाते हैं, लाने का नौबत आता है, वो भी नहीं कहा है, उन लोगों ने स्वीकारा है। तो ये यूनानिमस डिसीजन, बीएसी का पहले मीटिंग में यूनानिमस डिसीजन हुआ है इधर सदन शुरू होते ही। तो इसलिए स्पीकर साहब ने जो निर्णय किया था तो उसके उल्लंघन करके प्लेकार्ड लेके वेल में आया है, इसलिए 13 एमपीओं का सस्पेंशन आज हुआ है। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में एक के बाद एक कार्रवाई भी हो रही है। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें सागर शर्मा, नीलम, अमोल शिंदे, मनोरंजन डी और विक्रम उर्फ विकी के नाम शामिल हैं, जबकि एक आरोपी ललित झा अभी तक फरार है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक की जांच में ललित झा के मास्टरमाइंड होने का शक जताया जा रहा है। ललित के हिसार में भागने की आशंका जताई जा रही है, इसलिए पुलिस की टीमें राजस्थान के निमराना और हरियाणा के हिसार में छापेमारी कर रही है। पुलिस यूएपीए के तहत इस मामले की टेरर एंगल से जांच कर रही है। साथ ही इस मामले में संसद भवन के सुरक्षा स्टाफ के 8 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इधर गृह मंत्रालय ने एक्शन लेते हुए इस मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी भी बनाई है। 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी में मंथन चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन देखने को नहीं मिला। लोकसभा के चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में 2024 की रेस में क्या करेगी कांग्रेस, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए विवादित शाही ईदगाह परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया है।
सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी। सर्वे कब शुरू होगा और इसमें कितने लोग शामिल होंगे, ये 18 दिसंबर को तय किया जाएगा। कोर्ट में श्री कृष्ण विराजमान की ओर से अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें कमिश्नर से सर्वे कराए जाने की मांग की गई थी। ये पूरा मामला मथुरा स्थित शाही ईदगाह को दी गई 13.37 एकड़ जमीन से जुड़ा है, जिसे हिंदू पक्ष भगवान श्री कृष्ण विराजमान को दिए जाने की मांग कर रहा है। हिंदू पक्ष की ये भी मांग है कि अवैध रूप से बनी शाही ईदगाह मस्जिद को यहां से हटाया जाए। इस याचिका में कुल 4 पक्षकार बनाए गए हैं। शाही ईदगाह मस्जिद, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघ को इस मामले में पक्षकार बनाया गया है। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो हमारी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, उसकी क्या मोडेलिटीज होंगी, उसके लिए माननीय न्यायालय ने 18 दिसंबर लगाई है, जिसमें मोडेलिटीज तय की जाएंगी कि इस एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे। ये सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। और फेड के बूस्टर डोज से बाजार का जोश हाई है। आज के बाजार में सेंसेक्स निफ्टी नई ऊंचाई पर बंद हुए हैं। इंट्राडे में निफ्टी पहली बार 21,200 के पार भी पहुंचा। सेंसेक्स 930 पॉइंट और निफ्टी 256 पॉइंट चढ़कर बंद हुए हैं। मार्केट का हाल समझते हैं सुमित मेहरोत्रा से। बताएं सुमित, फेड की कमेंट्री के अलावा और क्या हाईलाइट्स रही आज मार्केट में? तो रिकॉर्ड स्तरों पे आज इंडिसेस पहुंच गया। चाहे आप निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, नए रिकॉर्ड स्तरों पर इंडिसेस ने क्लोजिंग भी दी और बढ़िया तेजी अक्रॉस द बोर्ड थी। इनफैक्ट ज़्यादातर सभी इंडिसेस जो बीएससी के आपको दिखाई पड़ेंगे अपने नए रिकॉर्ड्स के आसपास ही पहुंचेंगे। निफ्टी बैंक आज पूरी तरह सपोर्टिव था। आईटी ने तेज़ी को ड्राइव किया, 3-3.5% की तेज़ी रही वहाँ पूरे इंडिसेस में। 4 लाख करोड़ की नई मार्केट कैप एडिशन होते हुए दिखाई पड़ी बीएससी के तमाम शेयरों में और ज़ोरदार मोमेंटम के साथ कहीं क्लोजिंग आते हुए दिखाई पड़ी सभी इंडिसेस की। और एक अच्छी तेज़ी थी पीएसयूज़ में, एक अच्छी तेज़ी थी रेलवे शेयरों में, अच्छी तेज़ी थी आईटी शेयरों में, अच्छी तेज़ी थी ऑटो में, इंफ्रा में, रियल्टी में। और थोड़ा बहुत आज हल्का फुल्का जो प्रॉफिट टेकिंग था वो पावर शेयरों में रहा, लेकिन अदरवाइज एक बढ़िया दिन, जबकि बाजार में चौतरफा खरीदारी का दौर बनता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। और सुमित, ये बताइए कि आज किन शेयरों में सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिला? देखिए, आज जो स्टार परफॉर्मर था वो था आईटी, तो इसीलिए आपको निफ्टी के टॉप गेनर्स में सिर्फ आईटी ही दिखाई पड़ेगा। चाहे इन्फोसिस टॉप गेनर में, टेक महिंद्रा, एल&टी, इन्फोटेक, माइंट्री और विप्रो, चारों के चारों आईटी के स्टॉक जो कि बढ़िया तेजी में रहे। गिरने वाले शेयरों में पावर ग्रिड थोड़ी बिकवाली यहाँ, एचडीएफसी लाइफ, न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट, नेस्ले करीब 1% नीचे और सिप्ला करीब 1% के आसपास की बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में आईआरएफसी शानदार तेजी में रहा, एम्फेसिस करीब 8% ऊपर, सेल करीब 8% ऊपर और एम&एम फाइनेंशियल 7% के आसपास की बढ़त यहाँ बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में मैक्स फाइनेंशियल करीब 4% नीचे, मैक्स हेल्थ 2% नीचे, जी एंटरटेनमेंट करीब 2% नीचे और फैक्ट करीब 2% बिकवाली यहाँ रही। एफ&ओ में लीड किया एम्फेसिस ने, सेल ने, एम&एम फाइनेंशियल ने और इन्फो एज ने, लेकिन बिकवाली थोड़ी बहुत आते हुए दिखाई पड़ी मैक्स फाइनेंशियल में, जी एंटरटेनमेंट में, चंबल फर्टिलाइजर में और पावर ग्रिड में। तो सेलेक्टिव बिकवाली पावर इंश्योरेंस स्टॉक्स में, लेकिन अदरवाइज एक बढ़िया तेजी आईटी और बैंक्स में देखने को मिली। शुक्रिया सुमित। और जैसा कि सुमित ने बताया, बाजार के फोकस में आज रहे आईटी शेयर और आईटी शेयरों में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। इसके चलते निफ्टी आईटी इंडेक्स 20 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है। क्या है पूरी कहानी, बता रहे हैं आशीष। अभी भी दिखा रहा हूं आपको कुछ दिग्गज स्टॉक्स, दिखाता हूं उनकी तस्वीर। ये तो रिकॉर्ड ऊंचाई से 13% की दूरी है। अब इंडिविजुअल स्टॉक्स भी दिखाइएगा। कोई टीसीएस 9% दूर, कोई इन्फोसिस अपने हाई से 23%, कोई विप्रो 42% दूर खड़ा हुआ नजर आएगा। इवन एलटीआईएम, टेक महिंद्रा, एम्फोसिस 30 से 32% के आसपास, सब अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों से दूर ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। तो मोमेंटम है, साल के हाईस पे है, पर रिकॉर्ड उच्चतम स्तर से दूर और इंडिविजुअल स्टॉक्स तो अभी खासे दूर आपको नजर आएंगे। हो क्या रहा है, कुछ हद तक नहीं, काफी हद तक कल आई वो फेड की पॉलिसी ने मूड और हालात बदल दिए। क्या हुआ था, स्टेटस क्यो, क्या हुआ था, रेट कट्स आगे आएंगे, और क्या वर्ड यूज हुआ था, सॉफ्ट लैंडिंग टाइप्स। ये सब समीकरण बदल रहे हैं। एक रिन्यूड ऑप्टिमिज्म है अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर, पर अब देखना यह है
कि उसके चलते क्या कॉर्पोरेट्स के बिहेवियर में बदलाव होता है अमेरिका में या नहीं होता है। दरअसल आईटी इंडस्ट्री के सामने इस समय दो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं। डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स जो मेरे डिस्क्रिशन पे होते हैं वो धीमे पड़ गए। दूसरा, जो फैसला लेते थे हम लोग, यानी कि यूएस के इन आईटी कंपनीज के ग्राहक, उनकी डिसीजन मेकिंग साइकिल्स इलॉन्गनेटेड हैं। जब अनसर्टेनिटी होती है तो समय लगता है डिसाइड करने में कि पैसा खर्च करना है नहीं करना है, ये ऑर्डर देना है कि नहीं देना है। पर जेरोमी पॉवेल साहब की स्पीच का सबसे इंटरेस्टिंग हाईलाइट थी, जो अंश निकल के आया था, कि अमेरिका शायद एक इज ऑन अ पाथ टुवर्ड्स सो कॉल्ड वो सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ। क्या वो रिड्यूस मैक्रो अनसर्टेनिटी कंज्यूमर स्पेंड्स को, अमेरिका इनके स्पेंड्स को बढ़ाएगी? ये शायद वो ऑप्टिमिज्म और क्वेश्चन मार्क तो है, लेकिन उसके होप्स राइट करते हुए। एक और चीज ध्यान रखिएगा, उस कमेंट्री के बाद, उस पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद क्या हुआ? यील्ड्स ठंडे पड़ने शुरू हुए। 5% प्लस पे अक्टूबर में खड़े हुए यील्ड्स अब 4% के नीचे के लेवल्स आपको दिखा रहे हैं, और इसके चलते भी आईटी इंडिया में आउट परफॉर्म करता हुआ। जी, तो ये थी कहानी आईटी सेक्टर की, लेकिन फेड की कमेंट्री ने सोने चांदी के बाजार पर भी लगता है असर दिखाया है। सोने चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। एमसीएक्स पर सोना करीब 1600 रुपये और चांदी 3500 रुपये तक पहुंच चुकी है। क्यों आई है सोने में चांदी और चांदी की कीमतों में तेज़ी, और कहां तक जा सकते हैं भाव, ये सब कुछ समझते हैं मनीषा गुप्ता से। जी हाँ, तेज़ी अच्छी खासी देखने को मिली है, और क्लियरली जिस तरह से यूएस फेड की कल मीटिंग थी, बाजार ये तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि रेट नहीं बढ़ेंगे और एक गाइडेंस का भी इंतजार कर रहा था। और जिस तरह से यूएस फेड ने कहा है कि आने वाले साल में 3 बार रेट कटौती होगी, बाजार को लगता है 5 बार रेट कटौती होगी। तो अगर 3 से 5 के बीच में कहीं पर भी होता है तो वो एक सेंटिमेंट है जो बाजार ऑलरेडी इन लेता हुआ नजर आया है। दूसरी बात है डॉलर इंडेक्स का गिरना। ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय जो कमोडिटीज़ हैं वो डॉलर में ही गिनी जाती हैं, तो जो हमने 100 बेसिस पॉइंट की गिरावट डॉलर इंडेक्स में आते हुए देखी, उसका पूरा फायदा यहां पर सोने चांदी ने उठाया। इन एनी केस थोड़ा सा अंडर बॉट यहां पर प्रेशियस मेटल एज अ सेक्टर रहा है, और बाजार को लगता है कि आगे जाके जिस तरह की लिक्विडिटी बाजार में आएगी, यूएस की थोड़ी सॉफ्ट लैंडिंग की यहां पर बात की जा रही है। काफ़ी देशों से डेटा अभी तक बहुत सुधरे नहीं है, तो उन सबका सेफ हेवन बाइंग आप सोने चांदी में आता हुआ देखेंगे। तीसरी बात यहां पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस को लेकर है, जहां पर अभी भी विश्व के कई हिस्सों में यहां पर कंसर्न जारी हैं, तो उसका फायदा भी यहां पर सोना चांदी शायद देखेगा। और बाजार को लगता है कि सारे एसेट क्लासेस एक साथ में यहाँ पर चढ़ नहीं सकते हैं, तो कहीं कहीं जो कंसर्न्स हैं वो भी शायद वो स्मार्ट मनी भी यहाँ पर सोने चांदी में देखने को मिले। ईटीएफ्स की अच्छी खासी खरीदारी है, ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स यहाँ पर सोने में खरीदारी कर रहे हैं, तो सबका फायदा हमने यहाँ पर आता हुआ देखा। अगर कल की बात करें तो हम 1980 के आसपास कारोबार कर रहे थे, आज का हाई $2050 प्रति आउंस है, और भारतीय बाजारों में जैसे आपने कहा 1500-1600 रुपए की तेजी हम ऑलरेडी दर्ज कर चुके हैं। चांदी में 4.5% की तेजी हमने यहाँ पर आते हुए देखी है, 75,000 रुपए प्रति किलो के लेवल्स ऑलरेडी हैं, और बाजार को लगता है कि यहां से और तेजी आप बनता हुआ देखेंगे। अगर अगले 1 साल का व्यू पॉइंट लें तो बाजार को लगता है कि जो ये 75,000 की चांदी है, जो कि 78,000 का ऑल टाइम हाई इस साल में बना चुकी है, ये 80-85 आराम से आपको अगले साल में दिखा देगी। और काफी हद तक यही व्यू सोने का भी है कि खरीदारी के मौके ये भी बुरे नहीं है। यहां से भी आप देखेंगे कि 65-68,000 तैसे लेवल्स आपको अगले साल दिवाली से पहले शायद देखने को मिलेंगे। तो अच्छी उठापटक तो रहेगी, लेकिन तेजी यहां पर बरकरार रहने की उम्मीद। तो फेड की वजह से इक्विटी मार्केट में, सोने चांदी के बाजार में बहार है, लेकिन इधर भारत के आम आदमी के लिए राहत की खबर नहीं है। खुदरा महंगाई के बाद थोक महंगाई के आंकड़े भी यही कह रहे हैं। नवंबर में WPI के आंकड़े 8 महीने के हाई पर पहुंच गए हैं। थोक महंगाई दर -0.52% से बढ़कर 0.26% पर आ गई है, यानी माइनस का दायरा खत्म। प्राइमरी आर्टिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, सब्जियां, दालों से लेकर फल, सबके आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि फ्यूल और पावर की थोक महंगाई दर में थोड़ी सी गिरावट हुई है। 28वीं मोतीलाल ओसवाल वेल्थ क्रिएशन स्टडी जारी हुई है। इस खास मौके पर हमारे साथ MOFSL के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल जुड़े। CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा, PSU बैंक, सीमेंट और रियल्टी शेयरों में निवेश के मौके हैं। पहले सबसे पहला मेरे मिला वैश्य बैंक, जो 100 गुना हुआ 2-3 साल के अंदर, 91-92 में। उसके बाद मिला हीरो मोहंडा, फिर उसके बाद मिला इन्फोसिस, उसके बाद मिला भारतीय एयरटेल,
उसका मिला आइशर। तो ऐसे जो है ना आपको, लेकिन सब एक साथ नहीं मिलता है। वी शुड ऑल्सो नॉट अंडरमाइन द राइज ऑफ प्राइवेट सेक्टर, चाहे सन फार्मा हो, HDFC बैंक हो, बिल्कुल, TCS हो, इन्फोसिस हो, ICICI बैंक हो। सो दोज हैव ऑल्सो रीजन। टेक में थोड़ा सा डिप्रेशन है, तो यदि उसमें यदि बहुत अच्छी कंपनी मिल जाए आपको तो बहुत रिजनेबल प्राइस मिल जाता है। जैसे सीमेंट है या आपका इवन ये आपका रियल एस्टेट कंपनीज, दे आर ऑल डिप्रेस्ड जस्ट अ ईयर बैक। सो उस डिप्रेशन में आपको बहुत अच्छे वैल्यूज मिल सकते हैं। आई थिंक वरुण बेवरेजेस मैं वरुण की बात करने वाला था। वरुण इज लुकिंग टू बी इट्स अ कंज्यूमर काइंड ऑफ फ्रेंचाइजी फॉर इतनी जल्दी 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हिट किया इसने, मतलब जल्दी, मतलब 25-30 साल करोड़ था ही ना, तो 3-4 गुना हो गया। 3-4 गुना हो गया। बट एज अ बॉटलर वन वाज थिंकिंग दैट विल इट एवर, यू नो, बट बॉटलर की वैल्यू ड्रिंक से ज्यादा हो गई। बट प्रॉफिट उनका ही है, मतलब दे आई मीन डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांडिंग का भी प्रॉफिट जो है यहाँ पर आता है। सो दैट वाज द एप्रीहेंशन ना कि भाई बॉटलर मेक दिस काइंड ऑफ मनी, बट दे हैव एक्सिक्यूटेड सो वेल। आई थिंक दे हैव गॉन ऑल ओवर इंडिया, दे हैव गॉन टू many other markets. So I think that's one good consumer company which is visible. I think one of the things, if I am not wrong, these guys are benefited because of this electrical what do you call, distribution of electricity in India. Because as the quality of power reached the rural India, the cool machines, the cooler machines and all, freezers and all, that could be distributed and kept there. So that and aspirations for the rural guys to drink Coke and Pepsi is as high as that is in urban centers. The पूरा digital framework जो आएगा भी, and lot of old companies will get digital power behind, so they can accelerate the growth, you know. So आपका logistics सुधरते जा रहा है, आपको global access सुधरते जा रहा है, आपका forex balance सुधरते जा रहा है, your acceptance of the products worldwide is increasing. So there will be lot of trends. See the trends are, अब जैसे आपका 7% ग्रोथ है तो 7%, सो इंडिया इटसेल्फ इज ट्रेंडेड, एंड वो जो ट्रेंडिंग है उसके कारण से उसके अंदर में जितने बिजनेसेस हैं बहुत सारे बिजनेस ट्रेंड होंगे, एंड और कई ट्रेंड नए होंगे। सो नया ट्रेंड जब भी आता है तो वहाँ पर जो कंपनीज होती हैं, क्योंकि पुराना ट्रेंड खराब रहता है तो उसके कारण से मार्केट में वैल्यूएशन कम रहता है, और जैसे ही ट्रेंड सही होता है उसके बाद जो है धीरे धीरे बिकॉज मार्केट इज लुकिंग फॉरवर्ड, वो बहुत जल्दी पुराना भूल जाता है, बहुत जल्दी भूल जाता है। तो वो ये चीज़ देखने का है कि भाई कहाँ पर आपकी समझ है कि भाई ये बहुत लंबा चलने वाला है। और अब से थोड़ी देर में 7:27 पर देखिए ये पूरा शो रामदेव अग्रवाल के इनसाइट्स और MOFSL की वेल्थ क्रिएशन रिपोर्ट। और अब एक खबर स्वाद से जुड़ी 2023 की रिपोर्ट। स्विगी ने अपनी ईयर एंडर रिपोर्ट खाने पीने को लेकर जारी की है। इसमें स्विगी के स्वैग का पता चलता है। इस रिपोर्ट में बाजी मारी है एक बार फिर बिरयानी ने। नंबर 1 का ऑर्डर दिए जाने वाली डिश बिरयानी एक बार फिर से। स्विगी की इस रिपोर्ट के मुताबिक छोटे शहरों में भी इस बार बड़े बड़े ऑर्डर्स हुए हैं। वहीं इस रिपोर्ट में किस शहर में और किस यूज़र ने सबसे ज़्यादा ऑर्डर किया है, इसकी डिटेल जानने के लिए चलते हैं स्मिता के पास। बताएं स्मिता। तो स्विगी ने इस बार अपनी ईयर एंडर एक रिपोर्ट जारी की है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और अगर आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो स्विगी ने सबसे ज़्यादा ऑर्डर किए जाने वाली जो डिश की रिपोर्ट जारी की उसमें उसने बिरयानी को नंबर 1 बताया। लगभग 2.5 सेकंड में एक बिरयानी ऑर्डर की गई है, और इस बिरयानी के बारे में ये कहा जा रहा है कि 8वें साल ये है कि बिरयानी नंबर 1 डिश बनी है। ये स्विगी की तरफ से भी कहा गया है। इसके अलावा स्विगी ने जो बात कही है उसमें 2.5 सेकंड में बिरयानी ऑर्डर करने की तो बात है ही, दूसरी तरफ उसने ये बताया है कि सबसे बड़ा ऑर्डर जो है वो 42 लाख से भी ज्यादा का ऑर्डर मुंबई के एक यूजर ने स्विगी को किया है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें ये जोड़ा है कि सबसे निराला जो ग्राहक रहा इडली को लेकर वो चर्चा में रहा, क्योंकि उसने 2023 में 6 लाख की इडली ऑर्डर की थी, और ये ऑर्डर हुआ था हैदराबाद से। उसके बाद देखा गया कि सबसे बड़ी जो पार्टी हुई वो झांसी में हुई, और इसीलिए स्विगी ने ये कहा है कि छोटे छोटे शहरों में भी बड़ी बड़ी चीजें हुआ करती हैं, जहां पर सबसे बड़ा ऑर्डर उसे झांसी से मिला है। इसके अलावा वर्ल्ड कप फाइनल पर लोगों ने 188 पिज्जा प्रति मिनट ऑर्डर किया है और अपने घर पर बैठ के खाया है। ये रिपोर्ट स्विगी ने अपने इस एयर इंटर रिपोर्ट में भेजा है, और केक कैपिटल बना है बेंगलुरु। स्विगी की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो उसने जारी की है उसमें 25 लाख केक बेंगलुरु में सिर्फ ऑर्डर किए गए हैं, जिसकी वजह से उसको केक कैपिटल का दर्जा स्विगी ने दिया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ स्विगी की रिपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता। और
अब चलते हैं पटना, जहां बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आज दूसरा दिन था। समिट में कॉर्पोरेट इंडिया बड़े निवेश के लिए आगे आया है। अदानी ग्रुप ने भी बिहार में अपने निवेश को जल्द 10 गुना बढ़ाने की बात की है। बिहार बिजनेस कनेक्ट में आए दिग्गज निवेशक माइक्रोमैक्स के को फाउंडर राजेश अग्रवाल और नाहर इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर कमल ओसवाल से खास बात की हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने। निवेशकों के बीच में गजब का उत्साह देखा गया और यहाँ पे हजारों करोड़ रुपए के एमओयू पर साइन किए गए और दो प्रमुख निवेशक या फिर के इंडस्ट्री दिग्गज हमारे साथ हैं इस खास मौके पर। माइक्रोमैक्स इंडस्ट्री के मिस्टर अग्रवाल साहब और नाहर इंडस्ट्री के जायसवाल साहब, ओसवाल साहब, माफ़ी चाहूँगा। सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि आपने यहाँ पे कितने का एमओयू किया है और किस सेगमेंट में ही होगा? हम लोगों ने यहाँ पर, हम लोग वैसे बिहार में आए हुए हमें 2 साल हो गए हैं। 2 साल पहले हमने एक इथेनॉल प्लांट लगाया है। इथेनॉल प्लांट में हमने 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अब हमारा 3 और सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट का प्लान है। एक हमने ईवी में इंटरेस्ट दिखाया है, ईवी में हमने एमओयू साइन किया है, और एक हमारा कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक का है, और तीसरा हमारा कंप्रेस्ड बायोगैस का है। टोटल कितने का अमाउंट है? ये तीनों मिला के करीबन 500 करोड़ रुपए का फर्स्ट फेज में इन्वेस्टमेंट होगा और दूसरे फेज में दोबारा से 500 करोड़ का होगा। आइडिया ये है कि अगले 2 से 3 साल में 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 2000 लोगों का एम्प्लॉयमेंट, इसका प्लान है। ओसवाल साहब, आपने यहाँ पे कितने का एमओयू किया, वो किस सेगमेंट में होगा? हम यहाँ पर लॉजिस्टिक्स पार्क सेटअप करना चाह रहे हैं, तो ये कोई अराउंड 300 करोड़ के करीब का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें और 2000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट होगा। हाई स्पिरिट ने बिहार में 40 करोड़ का निवेश किया है। इसके साथ ही बिहार में महज 58 दिन के अंदर फैक्ट्री लगाने में भी सफल हुए हैं। लक्ष्मण रॉय ने हाई स्पिरिट के एमडी तुषार जैन से खास बातचीत की। आपने बिहार में कितने का निवेश किया, किस सेगमेंट में किया? हम लोग के बिजनेस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, कैपेक्स का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 40 करोड़ किए हैं, बट एम्प्लॉयमेंट लगभग 5,500 आदमी को दे चुके हैं। 40 करोड़ से 5,500 एम्प्लॉयमेंट दिया। हम लोग के बिजनेस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, कैपेक्स की रिक्वायरमेंट कम होती है। आने वाले दिनों में कोई इन्वेस्टमेंट प्लान यहाँ का एक्सपेंशन का? अभी तक तो जितना बॉम्बे में बिजनेस कर रहे थे उतने के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर सेट किए हैं और अगला ग्रोथ सारा बिहार में ही आएगा, बिकॉज यहाँ का जो स्किल्ड मैन पावर फोर्स है वो यहाँ एबंडेंस में है, इसलिए यहाँ पर ही फैक्ट्री डालेंगे। फैक्ट्री स्पेस एक्वायर करना, लैंड एक्वायर करना, बाकी रेगुलेटरी अप्रूवल लेना, उसमें किस तरह के समय लगे, अगर आप शेयर करना चाहें? मैं 17 अप्रैल को पहली बार मुजफ्फरपुर आया था, 18 अप्रैल को इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में मिला था और 15 जून को फैक्ट्री चालू कर दिया था। आप इससे समझ जाओ कितना सब कुछ फास्ट होगा। मुश्किल से 2 महीने भी नहीं लगे। 55 डेज 55 डेज में आपको लैंड भी मिल गया और सारा सब कुछ। फैक्ट्री स्टार्ट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी लाइट आ गया, मैं इंस्टॉल कर दिया, लेबर आ गया एंड फैक्ट्री वाज रैंप अप टू स्टार्ट। अपकमिंग फिल्म डंकी के रिलीज से पहले शाहरुख खान कई धार्मिक स्थलों पर स्पॉट किए जा रहे हैं। आज किंग खान बेटी सुहाना खान के साथ शिरडी के साईं बाबा मंदिर में गए और पूजा अर्चना की। इससे पहले भी शाहरुख खान ने मंगलवार को वैष्णो देवी मंदिर में मत्था टेका था और फिल्म की सक्सेस के लिए मन्नतें मांगी थी। बता दें कि राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी फिल्म डंकी 21 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप खबरों पर अपडेट रहिए और CNBC आवाज़ से जुड़े रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।